हाँ, आदरणीय द्विवेदी सर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करवाएं। आपसे एक और निवेदन है, विभाग अध्यक्ष जी का पुष्प से स्वागत करें। आप भी कर सकते हैं, आप भी दे दीजिए। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारी कार्यशाला जिस विषय पर है वो बहुत आपको लगेगा कि मामूली विषय है, लेकिन वो सबसे बारीक विषय है, सबसे आधार है वो हमारी हिंदी का। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, यदि हमारी भाषा सही नहीं होगी तो हम कभी भी ना अच्छा से बोल पाएंगे, ना हम शुद्ध लिख पाएंगे और ना शुद्ध बोल पाएंगे। और जो बच्चों का बेस है, वैसे पूछा जाए तो ये प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कहीं पर कुछ दोष हैं जिसके कारण ना हमें ऐसे शिक्षक मिल पाए हैं। प्राइमरी स्तर पर तो हमारी कई सारी त्रुटियां हैं जो हमेशा बनी रहीं, और वो यदि सुधारी ना जाए तो लगता है आजीवन बनी भी रहेंगी। उसी पर सर का ध्यान गया और सर ने उसको केंद्रित करते हुए आज की कार्यशाला में अशुद्धि संशोधन टॉपिक पर आज की कार्यशाला आयोजित करने का निश्चय किया। और इस पर मैं आदरणीय उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एच.एस. द्विवेदी सर को। सर, कृपया विषय परिवर्तन करें। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बी.सी. जोशी सर, हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.जी. मिश्र सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर यादव, प्रीति जी और मेरे समस्त विद्यार्थियों, आज जो हमारा विषय है अशुद्धि संशोधन, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, और जब मातृभाषा हिंदी है तो मातृभाषा हिंदी होने के कारण हमको ये समझ में ही नहीं आता कि हम त्रुटियां कहाँ कर रहे हैं, अशुद्धियां कहाँ पर कर रहे हैं। एक इसका बहुत अच्छा प्रसंग आपको मैं सुना रहा हूँ कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार इंग्लैंड में बोल रहे, तो वहाँ के अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि आप अशुद्ध अंग्रेजी बोलें। पंडित नेहरू का जवाब था कि मैं अशुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आप अशुद्ध अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने लर्न करके जो है अंग्रेजी सीखी। हमारी ये मातृभाषा नहीं है, आपकी मातृभाषा है, इसलिए आप अशुद्ध बोल रहे हैं। तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, इसलिए अशुद्धियाँ होना स्वाभाविक है, परंतु जो है अशुद्धियाँ होती रहें ये ठीक नहीं। हमें उसमें ध्यान देना चाहिए और हमें सही ढंग से उसको सीखना चाहिए। जहाँ अशुद्धियाँ हो रही हैं उनका संशोधन करना चाहिए। इसके लिए ही आज ये एक कार्यशाला आयोजित की गई। तो कैसे अशुद्धियाँ होती हैं? जैसे हम देखें कि एक शब्द है जगत, बहुत प्रचलन में है। तो जगत और जगत दो शब्द हैं। एक में ता हलंत है, जिससे जगदीश बनता है, जगन्नाथ बनता है ना। वो उसमें दोनों में जगत धन नाथ हलंत है ता। अगर आपने इसको हलंत नहीं किया तो फिर ये कुछ और बन जाएगा, जगदीश की जगह जगदेश बन जाएगा। जब आप संधि करेंगे तो जगदेश बन जाए, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। एक जगत जो हलंत है, जिसमें उसका अर्थ संसार है, ठीक है ना, और जिसमें
हलंत नहीं आप लगा रहे हैं, उसका अर्थ जो है जगत माने वो कुएं के चारों तरफ जो बनती है वो जगत हो, गांव में उसे जगत। तो कहने का अभिप्राय कि जो है जरा से हलंत के कारण से हमारे लिखने में अगर त्रुटि हो गई तो ये फर्क पड़ जाए। आपने देखा होगा श्रीमती और श्रीमती का अंतर आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग, जब मैं इस कॉलेज में आया तो हमारे साथ एक घटना हुई, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। कि मैं जब पढ़ा रहा था बीए फाइनल की क्लास में, तो एक लड़की थी, उसको मैंने पढ़ाया कि भाई श्रीमती होता है, क्योंकि ये श्रीमत शब्द से बनता है। श्रीमत प्रत्यय में जब गीप प्रत्यय लगता है, वो गीप प्रत्यय से केवल बड़ी ई की मात्रा रह जाती, पा जो है इति संज्ञा हो जाती है उसकी, और वो समाप्त हो जाता है, तो श्रीमती बनेगा। मैंने उसको बताया कि श्रीमती ठीक है। वो जब घर गई तो उसने जाके घर में अपने पापा को बताया। उसने बोला जो है, पापा बोले नहीं ये गलत पढ़ाया आपके सर ने, श्रीमती होगा। बोले श्री माने लक्ष्मी और मति का अर्थ बुद्धि, तो जिसके पास बुद्धि भी हो और लक्ष्मी भी हो वो श्रीमती। तो लड़की बहस कर लेंगे, नहीं सर ने पढ़ाया है। तो उनकी मम्मी आ गई। मम्मी बोली कि जो है क्या तुम पापा से क्यों उलझ रही हो? बोले नहीं सर ने ऐसा पढ़ाया और जो है ये पापा ऐसा कह रहे हैं। बोले नहीं पापा ठीक तो कह रहे हैं, पापा जो कह रहे हैं वही सही। तो कहने का मतलब है कि अगर सही पढ़ाया भी जाए तो कई बार जो है ये स्थिति हो जाती है कि सही को लोग गलत जो है कर देते हैं और गलत को सही मान लेते हैं। तो हमारा अभिप्राय ये है कि हम सही सीखें और पूरी तरह से सीखें, व्याकरण से सीखें, क्योंकि जो है जब तक हम व्याकरण से किसी को नहीं समझा पाएंगे तब तक वो नहीं। जब श्री माने लक्ष्मी, मति का बुद्धि दोनों अलग अलग कर दिए, जबकि वो एक शब्द था श्रीमत, ठीक है ना, उससे बना। तो हमें व्याकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, व्याकरण पर जो जोर देंगे वो सही उच्चारण करेंगे। ऐसे गुरु और गुरु देख लें, ठीक है ना। तो गुरु माने जो छोटे उ की मात्रा जिसमें है वो गुरु माने भारी होता है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार है, निराला की तोड़ती पत्थर कविता में आया है। और वहां पर आप देखेंगे कि गुरु का अर्थ भारी है। वो गुरु माने जो हमको शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है ना, वहाँ गुरु है। तो ये दोनों चीजें हमको समझना होगा, दोनों का अर्थ समझने होंगे। और जब हम अर्थ समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि सही क्या है। व्याकरण से का भी ध्यान दें और अर्थ में। तो कहाँ कहाँ ये अशुद्धियाँ होती हैं अभी हमारे मिश्रा सर बताएंगे। तो ये संज्ञा में भी होती हैं, है ना, विशेषण में भी होती हैं, क्रिया में भी होती हैं, है ना। तो ये सब जो अशुद्धियाँ होती हैं मात्राओं की होती हैं। लेखन में पहले जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो उच्चारण पर विशेष ध्यान रखा जाता था। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता कि आम का अनार का, वहाँ जो है जोर से उच्चारण करके पढ़ाया जाता आ और आ, ठीक है ना, ई और ई। उससे क्या होता था, उच्चारण जो होता था उससे हम समझते थे कि बड़ी ई है कि छोटी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मात्रा, मात्रा का मतलब होता है माप, मात्रा का अर्थ होता है माप। एक जो है जो लघु मात्रा है उसमें कितना समय बोलने में लगना चाहिए और एक जो है दीर्घ है उसमें कितना समय लगना चाहिए। संस्कृत में तो एक और होता है पुलुत, है ना, ह्रस्व दीर्घ और पुलुत, तो तीन होते हैं। वहाँ जो है ये बताया गया संस्कृत में कि एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसके उच्चारण में जो है ह्रस्व में उतना समय लगना चाहिए उच्चारण में, और दो चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना दीर्घ के उच्चारण में समय लगेगा, और तीन चुटकी के बराबर जो समय लगता है वो पुलुत में होना चाहिए। तो जब हम उच्चारण सही ढंग से करेंगे तो सुनने वाला सही सुनेगा और लिखने वाला सही लिखेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सुनने का जो क्रम बनाया वहीं से गलती हो गई। जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे
वहाँ से त्रुटियाँ शुरू हुई, क्योंकि वहाँ ये उच्चारण का बताया ही नहीं गया। वहाँ ये पढ़ाया गया अनार का और आम का। वहाँ से सीखा, वहाँ से त्रुटियाँ होती चली आई और आज तक हो रही हैं। तो ये बहुत लंबा प्रसंग है, मैं समय ज़्यादा लूँगा नहीं, जिनको ज़्यादा समय लेना उनको ही देंगे और मिश्रा जी आपको आगे बताएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर की बात सही है कि जो बचपन में सिखाया जाता है वही जिंदगी भर याद रहता है, लेकिन बचपन में सिखाया तो जाए सही, वही चीज हमारे साथ कहीं कहीं पर हुई है, कहीं कहीं पर अब तो लगभग बंद ही हो गई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के.जी. मिश्र सर को, जो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से आपको द्वारा और अपने लेक्चर के द्वारा हमें समझाएंगे। आदरणीय सर। आज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, हमारे वरिष्ठ साथी मार्गदर्शक दादा डॉक्टर द्विवेदी जी, हिंदी विभाग की हमारी सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर रंजना यादव, प्रीति कौशिक, कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हमारे विभाग के विद्यार्थी और समक्ष उपस्थित आज के कार्यक्रम की प्रतिभागिता में व्यस्त छात्र और छात्राएं, जैसे जैसे हमारे अध्ययन और अध्यापन का क्रम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें पूर्णता और शुद्धता आती है। हमारी जानकारियों का, हमारे ज्ञान का विकास होता है। लेकिन भाषा के संदर्भ में स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में कक्षा 1, 2, नर्सरी, इन कक्षाओं में हमें वर्णमाला पूरी याद होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं प्रायः वर्णमाला विस्मृत हो जाती है। आज की तारीख में आप सब 12वीं पास करके स्नातक स्तर पर या उससे आगे तक की पढ़ाई कर चुके हैं। सारे के सारे लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ से जाते समय विचार करके देखिएगा कि हिंदी की वर्णमाला आपको याद है? क्या उसका सही क्रम से प्रस्तुतिकरण हम कर सकते हैं? हमारी शिक्षा का विस्तार हो रहा है, विद्यालय और महाविद्यालय खुलते चले जा रहे हैं। ये परिमाणात्मक संख्यात्मक विस्तार है, गुणात्मक नहीं है। ब्रिटिश शासन में जब हम गुलाम थे, स्कूलों की संख्या कम थी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब के पास बड़ी बड़ी पीएचडी और डीलिट जैसी डिग्रियां नहीं थीं। दादा माखनलाल चतुर्वेदी तो बाबई में कक्षा 5 तक ही पढ़े थे, लेकिन उनका गद्य और पद्य आप देखेंगे तो पाएंगे कि लिखने की कैसी सामर्थ्य, कितनी क्षमता उनके अंदर थी, कैसी शब्दावली है। आज हमारा विस्तार अपार है। हम अखबार के फ्रंट पर छापते हैं कि सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार, लेकिन जब अंदर पढ़ेंगे आप समाचारों में तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा गलती करने वाला अखबार।
आखिर क्यों? अखबार सब पढ़ते हैं, और बच्चा जो बार बार अखबार को पढ़ता है और एक ही गलती को बार बार देखता है तो वो उसी को सही समझता है। उसका दोष नहीं है, सामने जो आया है, जिससे परिचय है, वही तो सही है। हमारी ये जवाबदारी है कि हम अपने परिमाणात्मक विस्तार के साथ साथ गुणात्मक विस्तार भी करें। हमारी योग्यता संख्या सूचक होने के साथ साथ गुण सूचक भी हो, हमें जानकारी हो कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित करते हैं। संस्कृत में एक ये बड़ा प्रचलित श्लोक है। श्लोक है, यद्यपि बहुनाधीशे, थोड़ा नीचे हो जाएगा, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनः माभूत सकलः शकलः सकृत छकृत। कोई ऋषि अपने शिष्य से कहता है कि हे पुत्र, बहुत अधिक न पढ़ो, कोई बात नहीं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका अध्ययन नहीं करना चाहते हो, मत करो, लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ लो। व्याकरण क्यों पढ़ लो? इसलिए पढ़ लो कि तुम जो उच्चारण करो, जो लेखन करो, उसमें अशुद्धियां न हो, क्योंकि अशुद्धि होने पर अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नीचे की पंक्तियों में शब्द दिए गए, स्वजनः स्वजनो। स्वजन का अर्थ है इष्ट मित्र, अपने बांधव, प्रियजन। और अगर उस सा का उच्चारण शा हो जाए तो उसका अर्थ हो जाता है कुत्ता। आप स्वजन कहना चाहते हैं और स्वजन बोल दिया आपने, तो अगर अज्ञानी है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अन्यथा आपका मित्र आपसे रूठ जाएगा आपके गलत उच्चारण के कारण, क्योंकि आप अपने मित्र को कुत्ता नहीं कह सकते, मित्रता चाहे कितनी ज्यादा हो। स्वजना स्वजनो माँ, माँ माने नहीं। अगर व्याकरण पढ़े होगे तो स्वजन और स्वजन का अंतर पता होगा। सकल को शकल नहीं कहोगे। सकल का अर्थ है संपूर्ण और शकल का अर्थ है उस खंड। देखिए विरोध है दोनों में, संपूर्ण और खंड परस्पर विपरीतार्थक हैं। तो ऐसी अशुद्धियां ना हो, इसलिए व्याकरण पढ़ो। सकृत एक बार और शकृत अनेक बार, ये दोनों शब्द यहाँ संधि के कारण सकत छकृत बनते हैं। तभी संधि और समास के संदर्भ में बाद में बात करेंगे। अभी इसको समझें कि यदि हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्ध लेखन करते हैं, तो हम जो अर्थ देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते, जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। प्रायः आपने एक बात की सुनी होगी लोगों को कहते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती हो रही है कोई बात नहीं, जो कुछ कहा गया वो समझ में आ गया, इतना पर्याप्त है, भाषा की शुद्धता की आवश्यकता नहीं। ये 4 बिंदु हैं जो इस बात को सूचित करते हैं कि भाषा की शुद्धता क्यों आवश्यक है। सबसे पहली बात है भाषा की एक रूपता। अगर भाषा में एक रूपता नहीं होगी तो मानक भाषा सारे समाज में स्वीकृत नहीं हो पाएगी। आप किसी से जब व्यवहार करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, तो आप देखते हैं नोट फटा हुआ है, वापस कर दो, ये चलेगा नहीं बाजार में, मुझसे दूसरा नहीं लेगा भाई, बदल दे, दूसरा दे दे। नोट तो नोट ही है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है,
इसलिए आप स्वीकार नहीं करते। यही स्थिति भाषा के मानक रूप की भी है। भाषा को, खड़ी बोली को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 4 प्रकार के शब्दों का समूह है। जब हम जिस रूप का प्रयोग कर रहे हों उसमें वही रूप आना चाहिए। प्रायः हम खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें तत्सम का प्रयोग करना चाहिए। उसमें जब हम तद्भव डालेंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा। जबकि तद्भव में जब हम अवधि या ब्रजभाषा का प्रयोग करेंगे तो वहां वो तद्भव प्रधान है, वहां तत्सम की आवश्यकता नहीं है। आगे इस बात को और स्पष्ट करेंगे। आप कह सकते हैं कि जब शिला शब्द गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, छुअत शिला भई नारी सुहाई। केवट के प्रसंग में आता है, केवट कहता है कि छूते ही शिला जो थी वो स्त्री बन गई। वह शिला शब्द है, तद्भव रूप है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या गोस्वामी जी ने गलत लिखा? शुद्ध शब्द तो तत्सम शिला है। यहाँ पर अपने कंफ्यूजन को, संदेह को दूर कर लीजिए। गोस्वामी जी ने खड़ी बोली में रामचरितमानस की रचना नहीं की है, अवधि में की है। सूर ने सूर सागर के पद ब्रज में लिखे हैं, इसलिए वहां तत्सम शब्द की आवश्यकता नहीं है। वो तद्भव प्रधान होने के कारण वहां तद्भव की प्रयुक्ति शुद्ध है। लेकिन अगर आप तत्सम के वाक्य में तत्सम के स्थान पर तद्भव का प्रयोग कर देंगे, अर्थ बदल जाएगा। मैं शिला पर बैठा हूं, ये खड़ी बोली का वाक्य हुआ, शुद्ध है। लेकिन अगर आपने लिखा मैं शिला पर बैठा हूं तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इस शिला का अर्थ शिला हुआ कपड़ा वपड़ा भी हो सकता है। इसलिए तत्सम और तद्भव के भेद को समझकर खड़ी बोली में तत्सम शब्दों को वरीयता देनी है। इसी से हमारे मानक रूप का संरक्षण भी होगा, भाषा की एक रूपता भी बनी रहेगी। तीसरा बिंदु है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण करते हैं, सही लिखते हैं, आपकी एक प्रतिष्ठा बनती है, आपको आदर मिलता है, आपकी भाषा का सम्मान होता है, आपके व्याख्यान का सम्मान होता है। और यदि आप अशुद्ध बोलते हैं तो फिर कहीं लोग आप पीठ पीछे नकल बनाते हैं कि ये ऐसे शब्द का ऐसा उच्चारण करता है, ये अशुद्ध है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यकता है। चौथा बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सही उच्चारण करेंगे तो सही अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर उच्चारण में गलती होगी तो कई बार अर्थ ही बदल जाएगा। ये 2 शब्द आप देख रहे हैं, कृष्ण और कृष्णा। प्रायः भजन कीर्तन होता है, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हमारे गुरुजी कहते थे कि ये जब कृष्णा कृष्णा हरे हरे कह रहे हैं तो इनके कष्ट का निवारण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कृष्ण को तो याद ही नहीं कर रहे, ये तो कृष्णा को पुकार रहे हैं। कृष्ण अलग है, कृष्णा अलग है। कृष्ण का अर्थ है देवकी नंदन, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, और कृष्णा का अर्थ है द्रुपद कन्या द्रौपदी। अब द्रौपदी तो स्वयं जीवन भर मुसीबत में फंसी रही, तो वो आपके कष्टों का निवारण कैसे कर सकती है? लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव से हमारे समाज में अब ये फैशन सा बन गया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि योग शब्द सही है, हमारे शास्त्रों में योग शब्द लिखा है, पुस्तकों में योग शब्द लिखा है, लेकिन हम बोलते क्या है? योगा। अशोक शब्द है, सब जानते हैं कि अशोक नाम का हमारा एक महान सम्राट इतिहास में हुआ,
लेकिन जब होटल का नाम रख लेते हैं अशोक के नाम पर, उसके बाद उसको क्या कहते हैं? अशोका। अशोका गार्डन। ये अशोका क्या है भाई? अशोक शब्द है, तो हम अशोक का उच्चारण बिगाड़ कर अशोका कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध, भारतवर्ष का प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तित्व, और उच्चारण क्या हो रहा है? बुद्धा। गणेश भगवान, उच्चारण हो रहा है गणेशा। छात्रों, अपनी चीज की हिफाजत करना किसका फर्ज है? अपनी भाषा को विकृत होने से बचाना, उसके सही स्वरूप को बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जागरूकता है। हमको इस बात को समझना चाहिए। इसलिए ये त्रुटि संशोधन या अशुद्धि शोधन का कार्यक्रम आपके लिए रखा गया है। इसकी आवश्यकता है, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकारिता के स्तर पर, दूरदर्शन के चैनल के स्तर पर, टीवी और फिल्मों के स्तर पर, हर जगह हमारी भाषा पर आक्रमण है, भाषा को विकृत करने का प्रयत्न है, और उसके समर्थन में ये तर्क है कि इस सबसे कुछ नहीं होता। बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। बात तब समझ में आएगी जब सही कही जाएगी, सही लिखी जाएगी। आप अगर लिख देंगे कृष्णा ने कंस को मारा, आपका वाक्य लेखन में, कथन में, दोनों में अशुद्ध हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कृष्णा ने तो कंस को मारा ही नहीं, कंस को तो कृष्ण ने मारा। कृष्णा और कंस का तो कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। द्रौपदी कभी कंस के सामने आई क्या? नहीं आई। तो इसलिए उच्चारण और लेखन में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। अब ये बड़ा विस्तृत विषय है, और इसकी कार्यशाला कम से कम 1 सप्ताह की भविष्य में कभी योजना बनाकर रखेंगे, जब एक एक विषय पर आपकी अशुद्धियों का शोधन किया जाए। आज ये प्रारंभिक चरण है, आपको भाषा का महत्व और जो मोटी मोटी गलतियां आप रोज करते हैं उनको समझाने के प्रयत्न की दृष्टि से बात हो रही है। देखिए, अशुद्धि के 2 स्तर हैं, उच्चारण का स्तर और लेखन का स्तर। हिंदी की स्थिति यह है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। प्रायः यही स्थिति हिंदी के साथ सब शब्दों में जुड़ी हुई है। परिणाम यह होता है कि अगर उच्चारण गलत करते हैं तो फिर लेखन भी गलत हो जाता है। 4 प्रकार से गलतियां मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो वर्ण की गलती है, वर्णगत। वर्ण का अर्थ है लेटर, अक्षर। स्वर और व्यंजन में बटे हुए जितने अक्षर हैं वे सब वर्ण हैं। उन्हीं को मिलाकर के हम वर्णमाला शब्द कहते हैं। अब देखिए, एक वर्ण का उच्चारण अगर बदल जाए तो अर्थ बदल जाएगा। वह और बह, वा अलग है, बा अलग है। प्रायः लिखते समय आप ये बा का पेट चीरना भूल जाते हैं। बीच में जो रेखा दिख रही है बाद वाले वाह में, उसका प्रयोग नहीं करते। ध्यान रखिए, वा और बा। जब वा कहेंगे तो फिर पेट नहीं चिरेगा, जब बा कहेंगे तो पेट चिरेगा। वह, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहला वाला जो वह है, इसकी अंग्रेजी होगी ही या शी, अंग्रेजी का। देखिए, भाषाओं के व्याकरण को सीखने के लिए यदि आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के व्याकरण से तुलनात्मक दृष्टि अपनाते हुए सीखेंगे, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और ज्यादा स्मरणीय बनेंगे। जहां निर्णय ना हो पा रहा हो, आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके देखते चले। तो वह ही या शी है, और ये वह बहना है, फ्लो।
FLOW फ्लो, नदी का बहना, दोनों में अंतर हो जाएगा। अगर आपने जरा सी सावधानी कर दी तो वह का वह हो सकता है और वह का वह हो सकता है। दूसरी है शब्दगत। शब्दों के लेखन में और उच्चारण में गलतियां होती हैं। ग्रहणी और गृहिणी दो अलग अलग शब्द हैं। गृहिणी में ये गृह से संबंधित है बाद वाला, और ये सही है। इसको अगर हम ग्रहणी कहते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह जो है वो नवग्रह के संबंध में है। ग्रह अलग है, ग्रहण करना। गृहिणी घर से संबंधित, तो शब्दगत अशुद्धियां होती हैं। तीसरा प्रकार है शब्दार्थगत। शब्द प्रयोग कोई और करना है, कर कोई और रहे हैं। जैसे ये वाक्य आया आपका, राम आटा पिसवाने गया। अगर आटा होता तो चक्की पे जाने की आवश्यकता क्या थी? अरे घर में आटा नहीं था तब तो गया चक्की पे, और क्या पिसवाने गया? अब जरूरी नहीं है कि गेहूं ही हो सकता है मक्का और चना और बाजरा हो, है ना? कोई भी दूसरा शब्द आ सकता है। प्रायः चूंकि हम ज्यादातर गेहूं पिसवाने जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने सही कहा कि गेहूं पिसवाने गया। कुछ भी शब्द आए दूसरे अनाज का नाम, लेकिन आटा नहीं आ सकता। आप सब समझ गए होंगे। तो इस तरह की शब्दार्थगत अशुद्धियां होती हैं। फिर है वाक्यगत। हम वाक्य में गलत प्रयोग कर जाते हैं। जैसे मेरे को घर जाना है, अब यहां होगा मुझे घर जाना है। ज्यादा से ज्यादा आप मुझको कह सकते हैं। मेरे को, इस तरह का प्रयोग आपको फैशनेबल जरूर लगेगा, लेकिन किताब में आप कहीं लिखा हुआ नहीं पाएंगे। इस तरह का प्रयोग ये गलत है, अशुद्ध है। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। 4 प्रकार की गलतियां रहती हैं। अगला, इसके बाद ये जो शब्दों की बात हुई थी उस पर है। हिंदी के संबंध में बड़ी भ्रांतियां भी हैं। हम उन भ्रांतियों का भी यहाँ पर विचार कर लें। जैसे ये तत्सम शब्द है, शिक्षा, शिला, प्रण। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। इसकी संधि तोड़ेंगे, होगा तत् और सम। तत् माने वह या उसके, और सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के शब्द के समान। अर्थात संस्कृत में जैसा शब्द प्रयोग हो रहा है, या यदि वह शब्द जसका तस हिंदी में प्रयोग हुआ तो तत्सम कहलाएगा। ये शिला, शिक्षा, प्रण, ये सब तत्सम शब्द हैं। संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे और हिंदी में भी। दूसरा प्रकार है तद्भव, जिसकी बात अभी की थी कि ब्रजभाषा और अवधी आदि जो हमारी बोलियां हैं वे तद्भव प्रधान हैं। तो तद्भव का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न। भव माने उत्पन्न, तद माने उससे। किससे? संस्कृत के शब्द से। संस्कृत का मूल शब्द शिक्षा और उसका स्वरूप बन गया तद्भव में शिक्षा। इस शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं नरोत्तम दास सुदामा चरितम में, शिक्षक हो सिगरे जग को। ध्यान दीजिए, फिर वहां ब्रजभाषा ही है, और ब्रजभाषा के कारण, उसके तद्भव प्रधान होने के कारण उसका ये रूप मिलता है। जो विदेशी भाषा से आए हुए वर्ण हैं, अक्षर हैं, उन विदेशी भाषा से आए हुए वर्णों की स्थिति अलग है। जैसे अरबी और फारसी से जो शब्द आते हैं उनमें प्रायः ये बिंदु लगता है, जिसको नुक्ता बोलते हैं, और ये अक्षर में नीचे लगाया जाता है। वहां इसका उच्चारण भी अलग होता है। गजल, अब इसमें जा उच्चारण है, जा नहीं है। हम कहते हैं जहर, जा बोलेंगे तो नीचे बिंदी आएगी। यहाँ
कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बिंदी का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरे ये मानते हैं कि चूंकि दूसरी भाषा से अपनी भाषा में शब्द ग्रहण कर लिया गया, जब दूसरी भाषा का शब्द अपनी भाषा में अपनाया जाता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, वो ढल जाता है। अंग्रेजी का हॉस्पिटल हिंदी में अस्पताल बन जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि वहां हम हॉस्पिटल ही लिखें, तो उस स्थिति में यहाँ नुक्ता न लगना भी सही माना जाता है, इसकी अनिवार्यता नहीं है। दोनों ही रूप प्रचलित हैं, दोनों ही ग्रहण हो सकते हैं। तीसरा अगला बिंदु है शब्द ग्रहण। शब्द ग्रहण का मतलब ये हुआ कि हम दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करें या न करें। देखिए, इस बिंदु पर स्पष्ट मत से विचार ये करना चाहिए कि जो शब्द हमारी भाषा में नहीं है और दूसरी भाषा में है, तो वो हमें ग्रहण करना पड़ेगा। दैनंदिन जीवन का व्यवहारिक सिद्धांत है कि जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसे बाहर से, पड़ोस से प्राप्त कर लेते हैं और अपने अभाव को दूर कर लेते हैं। शब्द जो जिस क्षेत्र का है, जिस चीज का आविष्कार जहाँ हुआ है, जो रीति रिवाज जहाँ के हैं, वहाँ वो शब्द मिलेगा। दूसरे स्थान पर वो शब्द प्राप्त नहीं होगा। कंप्यूटर का आविष्कार संस्कृत के जमाने में भारतवर्ष में नहीं हुआ, तो कंप्यूटर शब्द संस्कृत में कहीं भी नहीं मिल सकता। बैंक संस्कृत के समय में दूसरे रूपों में थे, आज जिस रूप में है उस रूप में नहीं थे, तो संस्कृत में आपको बैंक शब्द नहीं मिलेगा। हम इन शब्दों को ग्रहण करें। कई बार हमारे आयोगों ने इस प्रकार के प्रयत्न भी किए कि उस शब्द को ग्रहण करने के स्थान पर हम दूसरा शब्द गढ़ लें, अपना शब्द बना लें। जैसे रेलगाड़ी, तो उसके लिए एक शब्द दिया गया किसी समय, लौह पथ गामिनी। इस प्रकार के प्रयोग सफल नहीं होते, क्योंकि वे अस्वाभाविक और बनावटी होते हैं। सीधे से रेल कहने से काम चल रहा है, रेल शब्द हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान देना चाहिए, हम उधार तब लेते हैं जब हमारी जेब खाली हो। हमारी जेब में पैसा हो तब हम उधार नहीं मांगते। ऐसे ही सुबह, भोर, प्रातः, ब्राह्म मुहूर्त, ढेर सारे शब्द हमारे पास हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। हम मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बेशक मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करिए, लेकिन हिंदी का वाक्य बोलते समय उसमें मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। इससे नुकसान होता है, हमारी अपनी शब्दावली विलुप्त होती जाती है। एक शब्द है रहीला, हिंदी का शब्द है। रहीला का अर्थ कोई जानता है? रहीम के दोहे में प्रयुक्त हुआ, रहीमन रहीला की भली। रहीला अर्थात चना। अब जो शब्द प्रयोग से बाहर गया वो धीरे धीरे हाशिए पर जाकर विलुप्त हो गया। हमें अपने शब्दों को विलुप्त नहीं होने देना है, आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने, अनावश्यक रूप से उनको अपनी भाषा पर लादना या थोपना नहीं है। अगला बिंदु इसमें भाषा की समृद्धि को लेकर के है। ये बहुत कहा जाता है कि दूसरी भाषाओं से जब हम शब्द लाएंगे तो हमारी हिंदी समृद्ध हो जाएगी। विचार कीजिए, जिस भाषा के पास 26 अक्षर हैं, जिस भाषा के पास 52 अक्षर हैं, तो 52 अक्षर वाली भाषा 26 अक्षर वाले से उधार लेके समृद्ध होगी। सारे शब्द सारी भाषाओं में नहीं है, ये सिद्धांत है। मैंने अभी कहा कि जो शब्द जिस स्थान पर निर्मित होता है, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जहाँ वो बनता है, वहां से आता है। अगर हिंदी के पास अंग्रेजी के बहुत सारे तकनीकी से जुड़े हुए शब्द नहीं हैं,
तो अंग्रेजी में भी बहुत सारे आपके हिंदी और संस्कृत के शब्द नहीं है। वहां यज्ञ नहीं होता, यूरोप में यज्ञ शब्द मिलेगा क्या वहां की डायरी में? क्या अरब की डिक्शनरी में आपको यज्ञ शब्द अरबी फारसी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन्हें प्रयोग करना होगा तो संस्कृत से वहां जाएगा। चारपाई की जो संरचना आपके भारतीय समाज में है, जिसको खाट बोलते हैं, कुछ दिन पहले हमारे नेताओं ने खाट पंचायत करी थी। अब वो खाट वैसी संरचना शैया की यूरोप में नहीं है, तो अंग्रेजी में शब्द बना काट, COT, वो खाट का रूप है। कहने का अर्थ ये है कि तर्पण, यज्ञ, हवन, यजन, ढेर सारे ऐसे आपकी संस्कृति के शब्द हैं जो वहां नहीं है। वहां बहुत से ऐसे शब्द हैं, उन्होंने ऐसे बहुत से आविष्कार किए जो आपके यहाँ नहीं हुए। तो सामाजिक व्यवहार के लिए शब्दों का आदान प्रदान स्वाभाविक है। संपर्क में आएंगे तो प्रभावित होंगे भी और प्रभावित करेंगे भी, लेकिन अनावश्यक रूप से प्रभावित होना आपके हित में, हमारे हित में नहीं होगा। अब ये वे गलतियां हैं जो आप लेखन में रोज करते हैं। ये की अक्षर है दोनों वाक्यों में। इस की में एक की जो है वो संयोजक है पहले वाले वाक्य का, और दूसरे वाक्य का प्रीपोजिशन है, विभक्ति, अधिकार सूचक। मैंने कहा कि घर जाइए, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ा गया। अंग्रेजी में इसके लिए पहले वाले की के लिए दैट शब्द का प्रयोग होता है। He said that he is going, तो जहां दैट लग रहा हो वहां का में छोटी ई लगाए, और जहां अधिकार सूचक वाक्य हो, राम की पुस्तक, द बुक ऑफ राम, तो वहां पर का में बड़ी ई लगाइए। ये की दो तरह से लिखी जाती है और इसमें दैनंदिन जीवन में बहुत गलतियां होती हैं। आप लोग चाहे तो अपनी डायरी कॉपी पर इन गलतियों को नोट भी करते जाएं। दूसरा ये है और हैं। आप जब कॉपियों में उत्तर लिखते हैं तो इसकी गलती सबसे ज्यादा होती है। इसको अंग्रेजी के इज और आर से सुधार लीजिए, क्योंकि इज और आर लिखने में आप कभी गलत नहीं होते। बॉयज आर प्लेइंग, गर्ल इज सिंगिंग, कभी आप नहीं लिखोगे गर्ल आर सिंगिंग या बॉयज इज प्लेइंग। तो जहां पर एक वचन है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर होगा तो उसमें इज आएगा, और प्लूरल होगा तो आर आएगा। है और हैं बहुवचन का प्रयोग है तो बिंदी लगेगी, एक वचन का प्रयोग है तो बिंदी नहीं लगेगी। अगला बिंदु देखिए, मैं और मैं, इसकी बहुत गलतियां होती हैं। इसको सुधारने में प्रीपोजिशन है, विभक्ति, अंग्रेजी होगी इन, और मैं सर्वनाम है, अंग्रेजी होगी आई। यहां भी एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए, दोनों बार बिंदी लगी है। मैं इसमें भी बिंदु आएगा और मैं इसमें भी बिंदु आएगा। वह कमरे में है, इन हो जाएगा, और मैं लिख रहा हूं, आई हो जाएगा। तो इस गलती को इन और आई के संयोग से सुधारना आवश्यक है। ये कई बार बहुवचन का बहुवचन बनाने की गलती होती है। ये शब्द बहुत प्रयोग होता है, देखने में आया, अनेकों, मैंने अनेकों घर देखे, उसने अनेकों बार व्याख्यान दिए। ये अनेकों हिंदी में कोई शब्द नहीं है। आज से समझ लीजिए कि अगर अनेकों कहीं लिखा हुआ या बोलने में या पढ़ने में आता है तो वो पूरी तरह से अशुद्ध है,
त्याज्य है। मूल शब्द है एक, और एक का बहुवचन बन जाता है अनेक। अब बहुवचन का तो बहुवचन बनेगा नहीं, बॉयज में कुछ और लगा करके उसका बहुवचन प्लूरल बनाएंगे क्या? बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन। अंग्रेजी में ये गलती हो जाती है, चिल्ड्रन में बच्चे एस लगाते हैं, चिल्ड्रंस, वो भी वहां गलत है, क्योंकि चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है, और चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है बहुवचन। तो एक का अनेक बहुवचन है, उसमें कृपया अनेकों न करें। इस शब्द में बहुत गलती मिलती है। ये तीन शब्द है, पूज्य, पूजनीय और पूजनीय। आप लोग विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है? पूज्य गलत है, या पूजनीय गलत है, या पूजनीय गलत है? देखिए, इसमें ये बीच वाला पूजनीय गलत है, ये अशुद्ध है। संस्कृत की धातु है पूज, उस पूज धातु में जब लेप प्रत्यय लगता है तो शब्द बन जाता है पूज्य। ये दोनों ही ऐसे प्रत्यय हैं जो योग्य के अर्थ में आते हैं। पूज्य का अर्थ हुआ पूजा के योग्य, और पूजनीय का भी अर्थ हुआ पूजा के योग्य। यही लेप प्रत्यय जब क्रा में लगता है तो कर्तव्य रूप बनता है, करना चाहिए, करने योग्य। और यही जब अनियर प्रत्यय लगता है तो करणीय बन जाता है, करने योग्य। जब हम पूजनीय लिखते हैं तो हम एक धातु में दो प्रत्यय लगा देते हैं, लेप भी और अनियर भी। पूज्य भी और नीय लगा करके पूज्यनीय, ये अशुद्ध हो जाता है। ध्यान रखें, पूज्य और पूजनीय ये सही है, या तो हम पूज्य लिखें या पूजनीय लिखें, पूजनीय कभी ना लिखें। अगला पीछे के लिए। अभी सर ने श्रीमती और श्रीमती वाला अंतर आपको समझाया था, एक कहानी भी सुनाई थी। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो ईप प्रत्यय है इसमें केवल बड़ी ई बचती है, यहाँ संधि तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये श्रीमती लिखा जाता है। सौभाग्यवती, कहीं पर मती शब्द आता है, कहीं पर बती शब्द आता है, और दोनों का अर्थ बाली होता है। गुणवती, गुणवाली, श्रीमती, श्रीवाली, इसका मति बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अच्छी तरह से समझ लें, यही शब्द सही है। अगला, शहर भर की दुकानों पर देख आइए, जितने भी मेडिकल स्टोर होंगे सब पर आपको पहला वाला शब्द दिखाई देगा। और इस शब्द का इतना आग्रह है कि कई बार दुकानदारों को बताया भी, लेकिन उनको ये लगा कि अगर हम इसको बदल देंगे तो शायद हमारा गलत हो जाएगा, या फिर पब्लिक ये मानेगी कि हमने गलत लिखा है। कहावत है ना कि 100 बार झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है। ऐसे ही जब गलती की आदत बन जाती है तो वो गलती ही सही लगने लगती है। लेकिन लगना अलग बात है, होना अलग बात है। गलती अगर सही लगने लगे तो इससे गलती सही नहीं हो जाती। व्याकरण का नियम है कि अगर किसी शब्द में बड़ी ई है अंत में, ईकारांत, तो एक वचन में तो वो ईकारांत रहेगा, बड़ी ई रहेगी। लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तब हम उसको छोटी ई में बदल देंगे। नीचे के शब्द देखिए, रानी, कहीं भी आपने नामे छोटी लगी हुई नहीं देखी होगी। रानी शब्द नहीं होता। काव्य के छंद के आग्रह से कहीं लिख जाए तो अलग बात है, तभी अगर कोई अपनी मनमानी करके उसको तोड़ मरोड़ दे शब्द को, अन्यथा शुद्ध शब्द रानी है और उसका बहुवचन रानियां। खोल के देखिए, आप रानी या नहीं कहते, रानियां कहते हैं।
ना में अपने आप छोटी ई आ जाती है। बिल्ली, बिल्लियां, तो जो फार्मूला यहाँ लग रहा है वो फार्मूला वहां क्यों लगेगा? जब दवाई सिंगल होगा, एक वचन होगा, तो ई में बड़ी ई लगेगी, लेकिन अगर उसका बहुवचन बनाएंगे तो ये वाला दवाइयां सही होगा। ये विद्यालय शब्द है, इसमें उच्चारण की बड़ी गलती होती है। इसमें दा और या, ये तीनों शब्द देखिए, जहां भी विद्यालय, विद्यार्थी, गद्य, तो ये बीच वाला अक्षर दा और या मिलकर के बनता है, तो इसका उच्चारण हम द्या करते हैं, विद्यालय। कई बार इसको धा और या मान के पढ़ लिया जाता है और उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। विशेषण को जब संज्ञा रूप में परिवर्तित करते हैं तब भी बड़ी गलतियां होती हैं। अधिक शब्द विशेषण है और इसका संज्ञा रूप दो तरह से बनेगा, या तो आधिक्य होगा या अधिकता होगा। कई बार आप लिखने में या बोलने में आधिक्यता लिख जाते हैं, ये अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो संज्ञा बन चुकी आधिक्य, उस संज्ञा में दोबारा ता लगाने की स्थिति नहीं आएगी, तो इस तरह से गलती होती है। ऐसे ही ये सुंदर शब्द के साथ है, सुंदर शब्द विशेषण है और इस विशेषण का सौंदर्य संज्ञा रूप बनता है। या तो हम सुंदर में ता लगा दें तो सुंदरता ये संज्ञा रूप बन जाएगा, या फिर सौंदर्य संज्ञा रूप बनेगा। सौंदर्य में ता कभी नहीं लगाया जाएगा। तो विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दा में वा भी लगता है और दा में धा भी लगता है, दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। द्वा, द्वारा, जब आप द्वारा बोलते हैं तो दा में वा है। जब आप विद्वान ये उच्चारण करते हैं तो दा में वा है। लेकिन जब आप उद्धार कहते हैं तो उद्धार में दा में धा लगा हुआ है। पद्धति, लिखते समय ध्यान दीजिए, पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि दा में वा लगा है या धा लगा है। इसमें एक गलती ये उद्घाटन की भी बहुत होती है। टीवी स्क्रीन पर जब समाचार आते हैं, क्योंकि उद्घाटन के समाचार सबसे ज्यादा आते हैं, तो वहां उद्घाटन लिखा हुआ दिखाई देता है। मैंने जहां तक देखा, दा के साथ घा लगा हुआ मिल नहीं रहा है कंप्यूटर के लेटर्स में, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम दा में हलंत लगाएं और उसके आगे घाटन लिखें, दा को आधा करके अलग कर दें, उद्घाटन, तब सही होगा। क्योंकि जब उद्घाटन को उद्घाटन देखते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, देखने और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, और पूरा सिस्टम प्रश्नांकित होता है कि ये इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल है और इस पर ये इस तरह की अशुद्धि सामने आ रही है। कारण ये है कि लिखित या मौखिक रूप में यदि कोई चीज बार बार सामने आएगी तो नई पीढ़ी के सामने वह गलत ही सही रूप में मान्य कर लिया जाएगा, जो नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो जितना बड़ा चैनल है, जितना बड़ा अधिकार है, जितना बड़ा विद्वान है, उन सबका ये उत्तरदायित्व है कि वे अपने लेखन और भाषण के स्तर पर भाषा की शुद्धता को अधिकतम मेंटेन करने का प्रयत्न करते रहें। ये रिरी और रा, हिंदी में ये दोनों मिलते हैं, लेकिन पिछले समय से अंग्रेजी के प्रभाव के कारण चूंकि वहां आर से ही काम चलता है, ये ऊपर वाला गलत होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। ऋषि, ऋतु, ये तत्सम शब्द है, हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखे जाने चाहिए।
जब हम इनको इस नीचे वाले रूप में रा के साथ लिखते हैं तो अशुद्धि हो जाती है। इसमें एक और अंतर आया है, इसको उत्तर भारत में रि कहा गया। ऋषभ देव, ऋति, ऋतु, ऋचा, रि की आवाज आती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका उच्चारण रू है। अब दक्षिण के प्रभाव के कारण उत्तर भारत में भी इसको ऋतु कहते हैं। तो थोड़ा समझ में नहीं आता और इसका निर्णय कहीं हमारे आयोगों को बैठकर कर लेना चाहिए कि क्या सही उच्चारण किया जाए। कभी भी हमने वेद में ऋचा शब्द नहीं सुना है कि वेद की ऋचाएं, ऋचाएं ही कहा गया, ऋचाएं ही पढ़ा गया। एक अंतिम ये रा के प्रयोग की गलतियों को समझ लीजिए। रा का प्रयोग 3 प्रकार से हो रहा है। ये पहला वाला जो अक्षर आप देख रहे हैं, कृत, पृथ्वी और मृत्यु, ये सब में री है, ऋषि वाली। और ऋषि वाली री होने के कारण इनमें नीचे ये टा जैसी संरचना बनती है। जहां ये टा जैसी संरचना बनेगी वहां पर इकार का उच्चारण होगा। पृथ्वी, ऋतु, कृत, मृत्यु, मृ। लेकिन जब इस तरह से लिखेंगे, का में तिरछी होकर लाइन लगेगी तो उच्चारण बदल जाएगा। अब इसमें छोटी ही नहीं बची, ये रा हो गया। क्रम, प्रश्न, सम्राट, म्रा, क्रा और प्रा। उच्चारण में भी ध्यान दे, लेखन में भी समझ ले। अगर प्रश्न ये बोला जा रहा है तो पा में तिरछी रेखा के रूप में रा लगेगा, और पृथ्वी बोला जा रहा है तो पा में नीचे टा लगेगा। ये जो तीसरा रा का रूप है वो दोनों अक्षरों के बीच में उच्चरित होता है, का के बाद में और मां से पहले। कर्म, का के बाद और मां से पहले। पर्व, मर्म, धर्म, चर्म, सब में दोनों के मध्य में है। तो कहाँ पर उच्चरित होना है, कहाँ लिखा जाना है, इस तरह से ये रा के प्रयोग को समझ ले। इसी के साथ आज की ये कार्यशाला इसके स्तर पर पूर्ण हो रही है। आपकी जो जिज्ञासाएं हो, जो प्रश्न हो, वे आज भी स्वागत है। अभी आप पूछ लें, कक्षा में जब आऊं तब पूछ लें, लेकिन इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इतिहास विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापक हमारे साथ आए हैं। मैं अंजना से आग्रह करता हूं कि उनका पुष्प देकर के स्वागत करें। चलो भाई, इनका प्रश्न आया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर मराठी लोग और मोदी जी गुजराती हैं, तो ये लोग जब बोलते हैं तो क्रा को क्रू बोलते हैं। संस्कृत या कोई भी शब्द रहता है तो वो ग्रा क्रू करके, तो ये सही उच्चारण होता है या गलत होता है? ये लोग हमेशा ये शब्दों को प्रयोग करते हैं, क्रू। सर एक और छोटा सा, हाँ। कि आमतौर पर यज्ञ के लिए जो यज्ञ शब्द है, लेकिन जब उसका शुद्ध उच्चारण की बात आती है तो यजमान और यज, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैडम ने जैसा पूछा, यज्ञ शब्द में गा और या इनका योग होकर के यज्ञ उच्चारण होता है। लेकिन कहीं कहीं और विशेष रूप से आर्य समाज से जुड़े हुए लोग उसको यज्ञ कह के बोलते हैं, वो ज्या कहते हैं। यजमान शब्द ही अलग है, उसमें ज्या है ही नहीं, उसमें जा है, और वो बना है यजन से। यज्ञ के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, यजन।
कामायनी में प्रसाद जी ने शब्द प्रयोग किया है कि अकेले कैसे यजन कर सकते हो, ये तुच्छ विचार है, इस तरह का वाक्य वहाँ आता है। तो यजन से यजमान बना है, वहाँ ज्ञा है नहीं, लेकिन उसका उच्चारण दो रूपों में वैसे ही जैसे रिरी का बन रहा है उस तरह से होता है। मोदी जी या कोई भी अगर रू का प्रयोग कर रहा है तो वो दक्षिण के प्रभाव के कारण कर रहा है। उत्तर भारत में कभी भी ये ऊ के रूप में प्रयुक्त नहीं रहा है, ये ई के रूप में ही प्रयुक्त रहा है। और इस प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं द्विवेदी जी को भी आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वे सीधे संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये दोनों वर्ण वहीं से आए भी हैं। संस्कृत और संस्कृत कृत तीन तो उच्चारण नहीं सुनने में आते हैं हमारे। ये बहुत अच्छी वर्कशॉप बच्चों की, इसलिए मैंने वो यज और यज्ञ की संस्कृत जो शब्द है वो साम धन क्री धन का इससे मिलकर के बना है संस्कृत, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे सर ने भी लिखा है। यज्ञ में दो वर्णों को मिलकर बना है जा और या, चा छा जा। या शब्द जो बना है वो जा और या, चा छा जा जा या, जो पंचम वर्ण है उस पंचम वर्ण को मिलाने से जा और या को मिला के यज्ञ ज्ञा बना। तो ये संयुक्त वर्ण पीएससी में बहुत पूछा जाता है। संयुक्त वर्ण, तीन वर्ण जो है संयुक्त वर्ण में आते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है ये पूछा जाता है कि जो है ये क्या है, इसके जो है किस शब्दों से मिलकर के बने। तो ये जो है दो वर्णों से जो है मिलकर बना। ऐसे ही जो है छ छत्री वाला का सा संयोगी छ, का और है ना, का और सा षट्पूर्ण वाला सा मिलकर के जो है छ बनता है छत्री वाला। तो ये संयुक्त वर्ण है, इनको हमेशा ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं इस तरह से उच्चारण कर कक्षा कक्षा, और वहाँ देखें कि आप क और सा दोनों जो है मिलकर के जो है वो अलग अलग कर देते हैं। तो ये जो है उच्चारण के कारण से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उच्चारण के कारण से हमें ध्यान रखना है कि हमारा मानक रूप क्या है, ठीक है ना। दूसरे के उच्चारण पर ना जाए, हमें ये याद रखना है कि हमारा मानक रूप क्या और उसके अनुसार उच्चारण। कोई कैसा भी उच्चारण करता रहे, हमें इससे क्या, हमारी हिंदी हमारी संस्कृत जो है जिस उच्चारण के लिए जो है अनुमति देती है वैसा ही उच्चारण हमें करना। हमारा व्याकरण जैसे जो है हमें बताया गया वैसा उच्चारण करना। हमें दूसरे के उस पर नहीं जाना कि वो गलत उच्चारण करे तो हम भी गलत सीख लें, ठीक है ना। कई बार जो है उसमें आरती में आता है कि जो है दुर्गा जी की आरती महिषासुर घाती, और कई लोग जो है उसको उच्चारण करते हैं महिषासुर धाती, ठीक है ना। अब अगर वो जो है आपने जो है मूल आरती पढ़ी नहीं, आपने सुन सुन करके जो है सीख लिया, तो अगर जो महिषासुर धाती हो जाएगा तो महिषासुर को पालने वाली हो जाएगा महिषासुर को, लेकिन वो तो महिषासुर को मारने वाली है ना, तो महिषासुर घाती होगा, ठीक है ना। तो हमें जो है क्या सुन करके जो है गलत नहीं, उसको ये भी देखना चाहिए कि जो है क्या सही है। पीएससी में बहुत सारी चीजें, जो लोग पीएससी की तैयारी के लिए बीए में एडमिशन लेते हैं वो हिंदी को अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं, है ना। संधि है, समास है। मैंने देखा जो है पुलिस की जो तैयारी करते हैं, पुलिस में हिंदी का बहुत अच्छा पेपर आता है, 70 नंबर के करीब का हिंदी का पेपर आता है और वो बनता नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय कि हम ऐसी हिंदी सीखें जो ये अशुद्धियां हैं, ये है संधि है, समास है, व्याकरण से उसको सीखेंगे तो हमारा सही रहेगा। हम किसी के सुने सुनाए पर कि कौन कैसे बोलता है उससे हमें नहीं जाना, हमें उस पर जाना है कि सही रूप क्या है, ठीक है ना। तो हिंदी का जो मानक रूप आप सीखेंगे, कल आपसे कोई हिंदी सीखने आ जाए, अब आप उसको कौन सा सुनाएंगे कि सिखाएंगे, अवधि सिखाएंगे कि ब्रज वाला भी सिखाएंगे कि कौन सा रूप से, हमें सिखाना है मानक रूप। हिंदी का जो मानक रूप है
जो तत्सम रूप है उसे सिखाना है किसी को, तो पहले हम सीख लें उसको, ठीक है ना। तो जहाँ भी व्याकरण संबंधी आपको कठिनाई आती है वहाँ आप जरूर पूछें आकर के, और आपके लिए जो हमेशा खुला है हिंदी डिपार्टमेंट। जो पीएससी की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों को जो है प्रेरित करूँगा कि वो अपनी समस्याएं लेकर के आएँ और सही हिंदी तत्सम रूप सीखें। कई बार जो है ऐसे प्रयोग आते हैं पीएससी में, एक ही शब्द के दो अर्थ वाले प्रयोग आते हैं, इन्हें वाक्य में प्रयोग करके बताएं। हमारे पास हमें एक ही शब्द की जो है एक ही अर्थ मालूम होता है, तो हम ऐसे शब्दों को भी जो है अध्ययन करें जिनके हर शब्द के दो अर्थ, कई के तो एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। पानी का जो है अलग अलग अर्थ होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मान चून, और पानी गए, यहाँ तीन अर्थ हो। तो हमें ऐसे जो है शब्दों को पकड़ना है। पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी को अच्छी तरह से देखें। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ। बच्चों को पूछना है। किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछो भाई, सही क्या है या गलत है? इन छोटी छोटी चीजों को दूर कैसे करते हैं? इन छोटी छोटी को आप अभ्यास से दूर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको अभ्यास करना पड़ा, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पूछेंगे, जहाँ आपको संदेह हो रहा, संदेह को रखिए बात, और ये मन में ना सोच ली कि हमने जो किया है वही सही। एक आध से बात करके भी देखें कि क्या सही है, मैं ऐसे दो प्रयोग करता हूँ, इनमें से कौन सा सही है, तो आपकी जो है ये त्रुटियाँ सुधरती चलें। संदेह में काम मत कर। अपभ्रंश का रूप है कौवा, जो है थोड़ा जो है तद्भव रूप हम भी कह सकते हैं या भ्रंश का रूप कह सकते हैं। हमारे यहाँ काग है, काक है ना, तो उसको जो तद्भव में हो बदल गया तो उसके दो तीन रूप बन गए, इसलिए कौवा कौवा वा भी आता है और है ना आ भी आता है, दोनों ही रूप जो है उससे आके विकृत हो गए हैं। तो हमारा शुद्ध रूप है जो है वो काक, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो बताया ना कि वो तद्भव का रूप है जो विकृत होकर के हमारे हिंदी में प्रचलित किया जा रहा, प्रयोग किया जाता है, वो विकृत है। मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तब यही कहा था कि जो है तो चार प्रकार के शब्द हमारे यहाँ आए हैं, वो जो है कई बार जो है बदल जाते हैं। जैसे संस्कृत में पुष्प है, वो जो है अब भ्रंश में आके पुष्प हो गया और हिंदी में आके वो फूल हो, ठीक है ना। तो कई बार जो है इस तरह से रूप उसके बदलते रहते हैं, और इस तरह से जो है कई बार जो है कुछ ऐसे रूप होते हैं कि वो दोनों रूप हिंदी में चलते रहते हैं, और कई बार जो है उसका सही रूप जो तत्सम रूप है वो चलता रहता है। तो भाषा चूँकि मैंने आपको बताया कि सामाजिक है और समाज उसका निर्धारण करता है, तो समाज में प्रयोग जो है बदल जाते हैं, रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो कई बार दो दो रूप जो है किसी शब्द के चलते रहते हैं, तीन रूप चलने लगते हैं, तो इस तरह की स्थिति मिलेगी। लेकिन हमने आपको अभी बताया कि हमें किसको ग्रहण करना है, मानक रूप को ग्रहण करना है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं कठिनाई है कि ये मानक रूप ये है कि ये है, तो आप आकर के अपना संदेह दूर कर सकते। और किसी की कोई बात? गलतियां दूर करने का एक अच्छा तरीका ये है, जिस समय आप पुस्तक पढ़ते हैं उस समय आप शब्दों पर ध्यान केंद्रित करिए, सरसरी नज़र से पढ़ते हुए मत चले जाइए। ये देखिए कि कौन से शब्द को किस तरह से लिखा गया है। दूसरी बात ये है कि अक्षरों का जो फॉर्मेशन है, जो उनकी संरचना है,
हम उसी के अनुरूप अपना अक्षर बनाएं। कोशिश करिए कि अगर माँ जिस तरह से बनता है सीधे रेखा खींच के, वैसा ही बने, क्योंकि माँ भा परस्पर बहुत मिलते हुए हैं। भा ऊपर से खुला रहेगा, माँ ऊपर से शिरोरेखा से बंद रहेगा। लिखते समय शिरोरेखा का ध्यान रखिए। धा और भा, इनमें ऊपर शिरोरेखा कटी होगी। अगर आपने सब में छोड़ दी तो आपका माँ भी भा में बदल जाएगा। तो लिखते समय उन अक्षरों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, पढ़ते समय ध्यान केंद्रित करिए, और जैसे अक्षर लिखे जाते हैं वैसे लिखने का प्रयत्न करिए। अपने मन से अक्षरों के फॉर्मेशन को टेढ़ा मेढ़ा न करें। आधी भाषा लेखन के स्तर पर आपकी अपने आप सुधर जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी एक प्रश्न किया कि ए के ऊपर दो मात्राएं, ए के ऊपर दो मात्राएं कभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ए में एक मात्रा तो पहले से अपनी लगी हुई ही है। एक, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और ऐनक, यहां पर एक मात्रा ऊपर जाएगी। जब हम दूसरे वर्णों पर ऐ की ध्वनि की मात्राएं लगाते हैं तो दो लगती हैं। कै के ई, कै दो मात्रा, के एक मात्रा। लेकिन ए के ऊपर दो मात्राएं अगर लगाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ए में एक तो उसकी ध्वनि अपने आप उपस्थित है। इसलिए ऐ का उच्चारण करेंगे तो भी एक मात्रा जाएगी। देखिए, शा, सा हिंदी में दो है। संस्कृत के प्रभाव के कारण षटकोण का तीसरा शा लेखन में आ रहा है, उच्चारण में विलुप्त है। गुजरात में कुछ क्षेत्रों में उसका उच्चारण होता है और वो तीसरे प्रकार का है, उसमें जिह्वा पूरी लौट जाती है पीछे को। शेष भारत में उसका उच्चारण हो ही नहीं रहा। एक हुआ सा, सा सीधे दांतों से नीचे वायु निकल रही है। सड़क, सरौता, सवार, सा है। जब ये तालु की ओर मुड़ता है, तालव्य बनता है, तो शा हो जाता है। शक्कर, शरीफा, शरबत, शा। सा नहीं है, शा है। और जिस शा की ये बात कर रही है उसका उच्चारण, जैसे जब आप उत्कर्ष लिखते हैं तो उसमें उत्कर्ष ये ध्वनि आनी चाहिए। जीभ को पूरा पीछे की ओर लौटना होगा। लेकिन अगर कोई उत्कर्ष को इस रूप में बोलेगा तो आप कहोगे कि इसके बोलने में गड़बड़ी है। हिंदी में दो ही शा उच्चरित हो रहे हैं, लेखन में तीन शा है। बस ज्ञान से हाँ बच्चों, मैं एक दो चीज पूछूंगी, आपको बताना है सही है या गलत है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ और बोलते हैं और होता कुछ और है। जैसे मैं सही पूछूं कि गलत पूछूं? सही पूछूं। अपन कहते हैं जख्म, सही क्या है? जख्म, जख्म हो गया। बखत, एक बखत ऐसा हुआ, एक दफे, तो एक बखत को क्या हो गया? वक्त, एक वक्त। तखत घर में बिछा हुआ है तो क्या है वो? तख्त। नुकसान हो गया बहुत सारा। और झई भई, झई भई कहाँ से आ गया? होशंगाबाद से। मेरे को, तेरे को, ये मेरे बैतूल की भाषा है। मेरे को, मेको, तेको, मेरे को, तेरे को, जबकि है ही नहीं है। मुझे और तुझे है, मेरा और आपका है। तो ये शब्द आ गए। खुशबू, खुशबू भी आ गई और खुशी भी आ गई।
तो सही कौन आया? खुशबू, खुशबू और खुशी। और भी सारे शब्द हैं और हमने एक पुराना गाना सुना है, वो गाना जब तक नहीं होगा तो हमारी कार्यशाला अधूरी रहेगी। सावन का महीना पवन करे शोर, अब आप बोलो। शोर शब्द को सही बोलो, शोर शोर, नहीं, पवन करे शोर। तो शोर सही बोल रही हूँ मैं कि गलत बोल रही हूँ? है? पर गाना तो ऐसा ही है, पवन करे शोर, ऐसा ही है ना। पर वो हीरोइन क्या बोलती है? पवन करे शोर। फिर हीरो बार बार बोलता पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर, शोर। तो शोर जो अभी हमने इतनी सारी चीज पढ़ी, हमको द्विवेदी सर ने भी बताई और मिश्रा सर ने भी बताई कि तद्भव और तत्सम का प्रयोग यहाँ पर, चूंकि जो गाना सिखाने वाला व्यक्ति है वो गांव का है, तो गांव में शोर नहीं बोलेंगे, गांव में शोर बोलेंगे। तो शोर सही शब्द है, क्योंकि उस गाने की मौलिकता, यहाँ पर मौलिकता भी ध्यान देना पड़ेगी कि उस गाने की मौलिकता शोर से ही हो रही है, क्योंकि वो गांव का है। तो कहीं कहीं पर हम लोग जो बोलते हैं लाडली, लाडला, वहां पर शब्दों के प्रयोग पर भी ध्यान दीजिए कि प्यारा और प्यारी से ज्यादा खुशबू, सौंधापन कहाँ आ रहा है? लाडली में। तो वो लाडली शब्द हमारा अब खत्म होता जा रहा है। वो तो लाडली लक्ष्मी योजना हो गई तो लाडली शब्द आने लग गया, नहीं तो प्यारा और प्यारी, प्यारा और प्यारी, लाडली और लाडला खत्म हो चला जा, इसलिए उनको भी बोलना जरूरी है। तो कई सारे शब्द हैं जो हमारे चलन में है, और यदि वो अशुद्ध में आ रहे हैं। और भी एक गाना है, तेरे कारण मेरे साजन मेरे साजन। अब वो हीरोइन बोले तेरे कारण मेरे साजन, तो कारण तो या तो ये व्याकरण ही बना लो या फिर गाने को कहीं की लय बना लो। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। अब नारे बोलेंगे तो र, कई भी शब्द पे ध्यान देना, जब गाने में आखिरी में र होता है तो उसको ल बना दिया जाता है, क्योंकि र होगा तो वो खिंचा जाएगा। अक्सर गानों में देखना, तो वहां पर उसका प्रयोग जरूरी है। और गाने की, गाना है वो तो गाएंगे, वो लोग भाषा सुधार के लिए नहीं थे, लेकिन हमको उसके उच्चारण के, जब आप गाना गाते हैं या गाना आप सीखते हैं, तब आपको वहां पर शब्दों में कहाँ पर लुट गया, कहाँ पर लूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, तो लूट गया और लुट गया, इन सारी बातों को हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर इसने शायद गीतकार ने उसकी नजाकत देखते हुए ऐसा लिखा है। लेकिन हम पढ़े लिखे तो हमको विश्लेषण करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैंने ये विश्लेषण, जब वो गाना शोर और शोर मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये गलत को सही क्यों बोलता है, तो बाद में समझ में आया कि गाँव की बातें हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम हर दिन प्रयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों की गलती होती है, माँ शब्द हो, उन्हें हो, तुम्हें हो या ने हो, तो इसमें अम की बिंदु जो हमारी जा रही है, तो अम की बिंदु पे अभी हमारे यहाँ कई सारे निबंध आते हैं या बच्चों से हम टेस्ट लेते हैं, तो कभी कोई अम की बिंदु की कोई बात ही नहीं होती। अम की बिंदु पर विशेष ध्यान देना है, तुम्हें, हमें, उन्होंने, ये सारे शब्दों में अम की बिंदु लगाना हमारी अनिवार्य है, और उच्चारण भी साफ जरूरी है, चाहे गाने हो, और गानों की तो लय नजाकत जैसी है वैसी चलने देना है। तो इस बात को हम अभी और ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, लेकिन किसी बच्चों को और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं मैडम से निवेदन करती हूँ कि मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं, आप आ जाइए, क्योंकि आपकी भी भाषा मालवा से टच हो जाती है, तो बहुत सारे शब्दों का बदलाव तो होता है। मंचासीन हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.जी. मिश्र सर, वरिष्ठ प्राध्यापक आदरणीय द्विवेदी सर, और इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बी.सी. जोशी, और सभी प्राध्यापक साथी और विद्यार्थियों, इस सभागृह में बैठे सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज हमने शुद्धि और अशुद्धि दो बातें सीखी, एक चीज शुद्ध है, एक चीज अशुद्ध है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी
कि स्थानीय स्तर पर या आंचलिक स्तर पर यदि भाषा के शब्दों में कोई बदलाव होता है तो भी हमें अपने मानक स्वरूप को याद रखना है। जिस तरह हम अपने रूप को और अपने गुण को याद रखते हैं, इसी तरह हिंदी के मानक रूप को हमें याद रखना है। हमें तत्सम और तद्भव को समझना है। हमें संस्कृत को भी समझना है, क्योंकि हिंदी के शुद्ध उच्चारण को हम तभी बोल पाएंगे और समझ पाएंगे जब हम संस्कृत को समझेंगे। इसलिए यहाँ जिन लोगों ने संस्कृत नहीं भी ली है, वे भी संस्कृत के शुद्ध उच्चारण को आदरणीय के.जी. मिश्र और अडलक सर से सीख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो संस्कृत बहुत अच्छे से बोल पाता है वह हिंदी तो क्या, हर शब्द, हर भाषा के शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे से कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हम सब भारत के ही और भारतीय संस्कृति की हर सुबह प्रभाती से और श्लोक से होती है। तो आप सब सुबह उठकर जरूर एक श्लोक बोलें और श्लोक को अर्थ सहित अपने जीवन में उतारें, तो हिंदी के मानक रूप को अपने आप समझ पाएंगे। मैं आदरणीय मिश्र सर का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि उम्र के जिस दहलीज पर हमें शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण के मतलब को गहराई से समझना है, क्योंकि आज से 3 साल बाद आप सभी लोग पीएससी, एसएससी और पुलिस की परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जहां ये बहुत उपयोगी होगा। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे हिंदी विभाग का वंदन अभिनंदन करती हूँ। सादर आभार। कार्यशाला, धन्यवाद मैडम। कार्यशाला का अब लगभग समापन है, तो मैं अंत में हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक, इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर वी.सी. जोशी सर को अध्यक्ष उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.जी. मिश्र सर, हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एच.एस. द्विवेदी सर, इतिहास विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर हंसा व्यास, संचालन कर रही बहन अंजना यादव, प्रीति मैडम और श्रीवास्तव मैडम, प्यारी प्यारी छात्राएं, प्यारे प्यारे छात्रों, आज इस कार्यशाला में बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को ये बताया गया कि किस तरीके से शुद्ध लिखना चाहिए और शुद्ध तरीके से बोलना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारी मातृभाषा हिंदी है और चूंकि हिंदी मातृभाषा होने के कारण निश्चित तौर पर हम अन्य भाषा को ढंग से बोल नहीं पाते और उसमें अशुद्धियां कर बैठते हैं। यहाँ पर भाषा और बोली, इस दोनों में बहुत सारा अंतर है। भाषा एक अलग चीज है, बोली एक अलग चीज है। भारत अनेकता में एकता का देश है। निश्चित तौर पर जब हम इस देश में देखते हैं कि हर 20 किलोमीटर पर हमारी बोली बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पर हम भाषा का स्वरूप बदल देते हैं। निश्चित तौर पर जो भी बोले शुद्ध बोले, और शुद्ध बोलने के लिए सबसे अच्छी बात होगी कि आपको व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए, चाहे वो हिंदी की व्याकरण हो, चाहे वो अंग्रेजी की व्याकरण हो। जो व्याकरण पढ़ेगा निश्चित रूप से वो शुद्ध बोलेगा, अगर व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो निश्चित रूप से अशुद्ध बोलेगा। आज हम आम का बोलते हैं, हम लोगों ने बारखड़ी पढ़ी है, अ आ इ ई उ ऊ, कक्का किक्की कुक्कू, कोई नहीं बोलता। उनको कह रहे अरे तो गांव के हैं, उनको तो कक्का कक्का कर रहे हैं। निश्चित रूप से
हम लोगों को शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह तो हो गया एक पहलू। शुद्ध के साथ साथ भाषा में एक चीज की और कमी है हमारी पीढ़ी के सामने, वो है स्वच्छता की। कई बार हम चीज शुद्ध लिखते हैं पर स्वच्छ नहीं लिखते। उसमें ऐसा लगता है कि लिखा तो है, बहुत सुंदर लिखा है, परंतु उसे स्वच्छता से नहीं लिखा। चाहे वो हिंदी का शब्द हो, चाहे वो अंग्रेजी का शब्द हो। हम आज प्रण करें, ये नई पीढ़ी प्रण करे कि हम शुद्ध तो करें, शुद्ध तो लिखें, शुद्ध तो देखें, इसके साथ साथ स्वच्छ भी देखें। जैसे हम लोग स्वच्छता के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण करते हैं वो नए वस्त्र के बाद हम उनको धोकर स्वच्छ करते हैं। उसी तरीके से जब हम भाषा पढ़ जाएं तो भाषा को मांजने के लिए उसमें स्वच्छता लाना अत्यंत आवश्यक है। हम लोग पढ़ते थे, निश्चित तौर पर हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में लिखा जाता था तो घुमाया जाता था। एक बार एक शब्द मुझे अभी भी याद है कि मैं गया गया, अधिकांश बच्चे लिख देते थे आई वेंट आई वेंट। अरे भाई, गया एक देश मतलब शहर का नाम है, आई वेंट गया, न कि 2 बार वेंट लिख के चले आए। 2 बार वेंट लिख के आ गए, गलत हो गया। और उन्होंने कहा यार मैंने तो सही लिखा था, गया और गया। निश्चित तौर पर आज हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताया। उनका ज्ञान एक कुंजी है। निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। महाविद्यालय के लिए वो एक प्रतिभा के धनी हैं। निश्चित तौर पर मैं हिंदी विभाग में इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे तो इतना कुछ ज्ञान है नहीं। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, आप इसे ग्रहण करिए, क्योंकि भारत की संस्कृति की विशेषता है ग्रहणशीलता, सहनशीलता। जो व्यक्ति जीवन में जितना ग्रहण करेगा और जो व्यक्ति जितना सहन करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। कई बार लोग कह देते हैं भैया कम खाना गम खाना। अरे भैया, कम खाना मतलब तो आपका बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। गम खाना मतलब कि आप एकदम उत्तेजित मत होइए। उत्तेजित हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर बुद्धि खराब हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर कई बार शुद्धियां अशुद्धियां, कई बार स्वच्छता पर ये आती है कि भैया खुद लिखे खुदा बाँचे। भैया खुद लिख रहा है और बाँचने को किससे कह रहा है? खुदा से। कि भैया खुदा बाँचेगा तो ये इसने क्या लिखा, हमारे पंडित जी भी नहीं पढ़ सकते कि भैया इसने लिखा क्या है। ये तो कहता सर मैंने तो पूरा पेज भरा है, सर मुझे तो 10 में से 9 नंबर मिलना चाहिए। तो भैया लिखा क्या है? भाषा की जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर हम लोग तो मैडम और हम ऐसी जगह से हैं, मालवा से हैं, हम लोग सीधा नहाने को नहीं बोलते जा हापड़िया। तो यार हापड़िया मतलब, अरे भैया जा मतलब कटे। अरे कटे मतलब कहाँ भाई? तो कई चीजें ऐसी होती है। निश्चित रूप से बोली और भाषा में अंतर है। निश्चित तौर पर आप लोगों को आज बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। काफी लंबा समय हो गया, आप लोग सब हिल रहे हैं कि भैया आप जैसे तैसे जल्दी से जल्दी ये व्हाट्सएप छोड़ें और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे और जल्दी से मोबाइल को ऑन करें कि कहीं महत्वपूर्ण चीज ना निकल गई हो। तो निश्चित तौर पर आप लोग महत्वपूर्ण चीजें देखें और मैं हिंदी भाषा का आभारी हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान पे। तो जबान यानी भाषा और जुबान यानी जीत, तो दोनों का
कुल मिला के हमारा सार यही निकलता है कि व्याकरण को शुद्ध रखें, पर मीठा भी बोले, अच्छा भी बोले, इतना सख्त भी ना बोले। और ये सारी चीज़ें आज हमने जो ग्रहण की, ये हमारे लिए वाकई में बड़ा अच्छा अवसर था और बारीकियां हम सीखकर आज यहाँ से जाएंगे। और मैं अंत में आभार के लिए डॉक्टर प्रीति कौशिक को यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। त्रुटि संशोधन के इस कार्यक्रम में आज अपनी गलती का एहसास हुआ। त्रुटि संशोधन के इस कार्यक्रम में आज अपनी गलती का एहसास हुआ। आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। आज यह कार्यक्रम बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनूठे रूप से प्रस्तुत हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी की गरिमामय उपस्थिति। जितने बजे तक यह कार्यक्रम चला, आपने सभी ने बहुत ही शांति, तल्लीनता और खुशी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वास्तव में एक अपनेपन का एहसास इस कार्यक्रम से महसूस हुआ। ऐसा लगता है हम सबके हित एक जैसे हों, हम सबकी भावना एक जैसी हो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जोशी सर, वरिष्ठ अध्यापक प्राध्यापक द्विवेदी सर, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केजी मिश्र और हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग की डॉक्टर हंसा व्यास मैडम और विद्यार्थी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी और संचालन कर रहे डॉक्टर अंजना यादव का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अपर्णा श्रीवास्तव मैडम का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जैसे पूनम की रात रोशनी होती है, जैसे पूनम की रात रोशनी होती है, वैसी आस आज हर विद्यार्थी के दिल में जगी है, वैसी आस आज विद्यार्थी की हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से हमारे महाविद्यालय की शोभा बढ़ी है। तो मैं माननीय डॉक्टर केजी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर द्विवेदी जी से यह कहूँगी कि आप इस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय में करते रहें और विद्यार्थी के दिल में एक आस जगाते रहें। आज का कार्यक्रम सबके लिए प्रेरणादायक होगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और अंत में मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। बधाई और आपका भी आभार।